गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही सबको? ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे एंजाइना की। एंजाइना हम लोगों ने बताया था कि तीन तरीके का होता है, और तीन तरीके का एंजाइना होता है ना। नाम बताओ, जल्दी जल्दी लिखो सब लोग, तीनों टाइप के, वन बाय वन लिखते जाओ। स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, एंड तीसरा फ्रिंज मेटल एंजाइना। वेरी गुड। स्टेबल, अनस्टेबल एंड फ्रिंज मेटल। ठीक है। कौन सा एंजाइना है जिसमें बाद में मायोकार्डियल इंफाक्शन होने का चांस होता है? किस एंजाइना में बाद में मायोकार्डियल इंफाक्शन होने का चांस रहता है? अनस्टेबल में। अनस्टेबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे क्या होता है, बाद में मायोकार्डियल इंफाक्शन यानी कि कोरोनरी आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगी, और जब कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगी तो नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस का मतलब टिश्यू डेथ। और जब भी ब्लड की कमी की वजह से टिश्यू डेथ होती है, उसको क्या बोलते हैं? जब ब्लड की कमी से कहीं भी अगर टिश्यू डेथ हो जाए तो क्या बोलते हैं? इन्फाक्शन। वेरी गुड, इन्फाक्शन। उसको बोलते हैं इन्फाक्शन। ठीक है, इस्चीमिया नहीं बोलते हैं। इस्चीमिया हम लोग बोलते हैं कहीं पे ब्लड सप्लाई का कम हो जाना। ठीक है। तो इस्चीमिया का मतलब ब्लड सप्लाई कम है, थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन टिश्यू डेथ नहीं है। जितना ब्लड मिलना चाहिए उतना ब्लड नहीं मिल रहा है। और इन्फाक्शन का मतलब है कि इतना कम हो गया, इतनी ज्यादा इस्कीमिया हो गई, इतनी ज्यादा इस्कीमिया हो गई कि आपका टिश्यू डेथ हो गया। तो दैट इज इन्फाक्शन। यही फर्क है एंजाइना और एमआई में। दोनों में ही खून की कमी हो रही है, लेकिन एंजाइना में मायोकार्डियम में टिश्यू की डेथ नहीं होती। जैसे ही टिश्यू की डेथ होगी वैसे ही हम लोग इन्फाक्शन बोल देते हैं। तो फर्क समझ में आ गया? हम पूछेंगे ये सारी बातें आपसे। आप लोग ना सब याद करते रहो साथ साथ में, फिर टेस्ट भी होगा आपका। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यस, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, और आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट लगेगा। ये ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना। कल मैंने बता दिया था, आज थोड़ा सा रिवीजन आप लोग कर लो कि कैसे होता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि किसी भी वजह से अगर मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाए, ये मतलब समझे, ऑक्सीजन की डिमांड, यानी कि हार्ट को कब कब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो कब कब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? नंबर वन, जब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाए, या हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ जाए, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़े। और जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया इसके? एग्जाम्पल हो गए एक्सरसाइज, ठीक है, या क्लिम्बिंग, है ना, इवन ब्रिस्क वॉकिंग, तेज अगर चलते हैं। ठीक है, अगर आप गेम खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो अगर आप ये सब काम करेंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, और आपके रिक्वायरमेंट को, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ जाती है। और जब ये दोनों चीजें, जब आपके दिल को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो हार्ट की जो ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन डिमांड,
ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको ऑक्सीजन डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा देखो, दूसरा हमने क्या बताया था कि कोरोनरी आर्टरी नैरोइंग आर ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी वजह से अगर कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाए या उसमें जो ब्लड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। कल बताया था मैंने कि दो तरीके थे। एक तरीका क्या था कि कोरोनरी आर्टरी है और यहाँ पे एथेरोसिस हो गई, और दूसरा क्या बताया था कि कोरोनरी आर्टरी है और उसमें क्या हो गया, स्पाज्म हो गया। तो ऐसी कंडीशन में या तो नैरोइंग या ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देगा। ठीक है, इसमें क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। और ये देखो मजेदार बात है कि लगभग जब 70% से ज्यादा ब्लॉकेज होता है तब दिक्कत शुरू होती है। मतलब अगर आधा ल्यूमेन ब्लॉक हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है, रेस्टिंग कंडीशन में हमारा उतना ब्लड पूरा होता जाता है। तो बहुत 70% से ज्यादा जब ब्लॉक होता है तब जाके दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। दूसरा वैसोस्पाज्म वाला मैंने आपको बताया था, प्रिंज मेटल एंजाइना, जिसमें हमने क्या बताया था, ट्रांजिएंट नैरोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ है आपका ऑक्सीजन डिमांड और दूसरी तरफ आपका है ऑक्सीजन सप्लाई। तो अगर इनमें से डिसबैलेंस हुआ, अगर डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, आपका एंजाइना हो जाएगा। राइट, तो ये हमने कल आपको पूरा अच्छे से समझा दिया था। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि इस्कीमिया में एनरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन होता है और जिसकी वजह से पेन होता है। तो आज हम लोग आगे बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स की। ये हैं आपके टिपिकल सिम्टम्स। टिपिकल सिम्टम्स, एंजाइना में मरीज को क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहली दिक्कत है चेस्ट पेन। और चेस्ट पेन में अगर हम लोग बात करें तो इसमें कई बार मरीज ऐसा कहता है, मतलब उसको पेन की कंप्लेन नहीं करता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एंजाइना में कई बार मरीज पेन की कंप्लेन नहीं करता कि हमारे सीने में दर्द हो रहा है। ठीक है, वो मेनली क्या कंप्लेन करता है कि हमारे सीने पे प्रेशर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कोई दबा रहा है, या बहुत भारीपन लग रहा है, हैवीनेस, या ऐसे लग रहा है जैसे स्क्वीजिंग, मतलब कुछ निचोड़ सा है। मतलब वो सीने पे डिस्कम्फर्ट, आप एक एक दूसरा वर्ड अगर हम यहाँ पे लिख दें, डिस्कम्फर्ट। तो टिपिकली वो कई बार मरीज आपसे ये नहीं कहेगा कि हमें पेन हो रहा है, वो ये सब इस टाइप से आपको बताएगा, बहुत भारीपन लग रहा है, बहुत हैवीनेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दबा रहा है ना, बहुत टाइटनेस लग रही है, टाइटनेस, है ना, बहुत टाइट टाइट सा लग रहा है। ठीक है, या इवन कई बार लोग है गैस की प्रॉब्लम भी बताते हैं, है ना, गैस या इंडाइजेशन, उनको समझ में नहीं आता है क्योंकि जो स्टर्नम का नीचे पार्ट है वहां पे, है ना, वो दिक्कत होती है। तो कई लोग कहते हैं कुछ गैस की प्रॉब्लम लग रही है, उससे सीने में दिक्कत हो रही है। दूसरा, इसका पेन की खास बात क्या होती है कि ये लेफ्ट आर्म, आप हमेशा याद रखो आपका जो हार्ट है वो एकदम सेंटर में नहीं है ना, वो थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। इसीलिए इसका जो पेन है वो लेफ्ट आर्म में रेडिएट होता है। तो मरीज ये, अगर कोई मरीज आपसे कह दे कि सीने में भारीपन लग रहा है और इधर हल्का सा लेफ्ट आर्म में या जॉ में या इपिगैस्ट्रियम में दर्द हो रहा है, ठीक है, इसको शायद मैंने कल डायग्राम पता नहीं बनाया था कि नहीं बनाया था, यहाँ फिर से बनाए दे रहा हूँ। इसको आप इस तरीके से देखो, ये आपका कोई आदमी है, ठीक है, और ये इसको दर्द हो रही है और ये इसका दिल है, तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है। तो इसका जो है तीन जगह पे दर्द होती है ना। एक तो नंबर वन, इधर आर्म में रेडिएट हो सकता है। नंबर टू, इधर जा में रेडिएट हो सकता है। और नंबर थ्री, इपिगैस्ट्रियम में। इपिगैस्ट्रियम आपको पता है पेट का जो ऊपर का बीच का हिस्सा है ना, दोनों स्टर्नम के जस्ट नीचे जहां से रिब डिवाइड होती हैं। तो ये तीन जगह अगर मरीज बताता है तो आपको शक हो जाना चाहिए, डाउट हो जाना चाहिए।
दूसरा, कल मैंने आपको बताया था, एग्जर्शन से जो है पेन आपका एग्रीवेट होता है, ट्रिगर्ड होता है, खासतौर से फिजिकल वर्क या स्ट्रेस। आप एकदम गुस्सा करते हैं, है ना, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं बहुत, आपका तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका बढ़ जाता है, आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ऐसी कंडीशन में एंजाइना का अटैक पड़ सकता है। या हैवी मील्स, एकदम से बहुत सारा अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या कई बार ठंड से भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे पहले के दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्जर्शन एंड स्ट्रेस। दूसरा, ज्यादातर हम लोग क्या बात करते हैं, स्टेबल एंजाइना की ज्यादातर बात करते हैं, है ना, क्योंकि यही सबसे कॉमन है। 90% लोगों में यही होता है, स्टेबल एंजाइना। इसीलिए ज्यादातर बात हम लोग इसी की करते हैं। तो स्टेबल एंजाइना की क्या खास बात है, कि रिलीव्ड पेन इज रिलीव्ड बाय रेस्ट। जैसे ही मरीज थोड़ी देर आराम करेगा, रेस्ट कर, उसका पेन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रेट की ये टेबलेट्स आती हैं, और ये इतनी इफेक्टिव है कि अगर आपने नाइट्रोग्लिसरीन किसी को दे दिया, ठीक है, तो विल बी पेन विल बी एबॉलिश्ड विद इन 3 मिनट। विद इन 3 मिनट। सब लिंगुअली देते हैं, सब लिंगुअल, जीभ के नीचे रखने वाली दवा होती है। और ये इतनी मजेदार दवा है कि 3 मिनट के अंदर उसके मरीज की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती हैं। और अगर मरीज की 3 मिनट में खत्म हो जाए प्रॉब्लम, तो एंजाइना ही है, उसको और कोई बीमारी नहीं। आपको किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, पक्का हो जाता है कि एंजाइना है। और अगर 3 मिनट से 5 मिनट 7 मिनट में नहीं ठीक होता है, तो आप डाउट कर सकते हो कि इसको एंजाइना के अलावा कोई और दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो ये सिम्टम्स हमने आपको मोटे मोटे बता दिए। एटिपिकल सिम्टम्स, कभी एटिपिकल मतलब होता है कि कुछ मरीजों में कुछ अलग टाइप की चीजें भी आ सकती हैं, खास तौर से जो लोग डायबिटिक्स होते हैं, क्योंकि डायबिटीज की वजह से हमारे ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी और वो सब चीजें थोड़ी डैमेज हो जाती हैं। तो डायबिटिक्स के मरीज में या वुमेन्स में या एल्डरली में थोड़े से कुछ अलग टाइप के सिम्टम भी आ सकते हैं, जैसे नोजिया, फटीग, डिस्निया, डिजीनेस, पल्पिटेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आ सकती हैं। तो आपको इस पर बहुत फोकस नहीं करना है, राइट। अब आप डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना। तो सिम्टम तो सबको समझ में आ गए ना, राइट। कोई दिक्कत है किसी को, ये हम लोग कल बात कर चुके हैं। तो एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ, फिर अगली हेडिंग लेते हैं। सिम्टम सभी को क्लियर है एकदम। मारिया, फैजिया, सुरभि। वेरी गुड। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ईसीजी में एक फाइंडिंग होती है, ईसीजी में क्या मिलता है, याद है किसी को? एसटी डिप्रेशन। वेरी गुड, एसटी डिप्रेशन एंड एसटी एलिवेशन दोनों चीजें मिलती हैं, अभी आज बताएंगे। बहुत बढ़िया। और सब लिंगुअल कौन सी ड्रग देते हैं एंजाइना में जो 3 मिनट में पेन खत्म कर देती है? वेरी गुड। स्वाति तिवारी, इंशा, अपूर्वा। नाइट्रोग्लिसरीन, ये आपको याद रखना है, सब लिंगुअल दी जाती है, 3 मिनट में पेन खत्म कर देती है ना। और अगर ये 3 मिनट में खत्म हो जाए तो आप समझ लो कि एंजाइना है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। तो डायग्नोसिस में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, वो है क्लिनिकल हिस्ट्री। तो क्लिनिकल हिस्ट्री, जिसमें हमने आपको क्या बताया सबसे पहले, कि आपका पेन कैसे होगा। जो मैंने आपको बताया था कि पेन आपका, है ना, सीने में भारीपन, चेस्ट में रेडिएट, ये वो, तो आपको हिस्ट्री से काफी कुछ अंदाजा लग जाता है। दूसरा, अब आपका काम क्या है, रिस्क फैक्टर देख लो।
और रिस्क फैक्टर में क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं? हाइपरटेंशन मरीज को अगर है, डायबिटीज है मरीज को, अगर मरीज बहुत सालों से स्मोकिंग कर रहा है, अगर मरीज की लिपिड की रिपोर्ट गड़बड़ है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फैमिली हिस्ट्री आपको यानी कि किसी के पेरेंट्स में भी एंजाइना या एमआई हो, भाई में है, चाचा में है, फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशन में है, ये सब रिस्क फैक्टर हैं। ऐसे लोगों में एंजाइना होने का चांस बहुत ज्यादा है। और आपको मैंने बहुत बार बताया है ना, कि हाइपरटेंशन है ना, इसके साथ में हमने क्या बताया था? डायबिटीज। और डायबिटीज के साथ क्या बताया था? डिसलिपिडीमिया। ठीक है, और इसके साथ में क्या बताया था? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये तीन चार चीजें हैं ना जो आपस में बहुत कोरिलेट करती हैं। और यहीं पे आप चाहो तो स्मोकिंग जोड़ सकते हो, और यहीं पे चाहो तो आप अल्कोहल जोड़ सकते हो, और यहीं पे आप चाहो तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जोड़ सकते हो। ये सब चीजें एक दूसरे की पूरक हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। और यहीं पे आप चाहो तो अपनी फूड हैबिट जोड़ सकते हो। ठीक है, तो सब चीजें सब खिचड़ी है आपस में, राइट? तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, ईसीजी। सबसे पहला जो आप टेस्ट कराते हैं, फर्स्ट लाइन टेस्ट आपका क्या है? ईसीजी। ईसीजी में मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है? स्टेबल एंजाइना अगर है तो ईसीजी एसटी डिप्रेशन मिलेगा या नॉर्मल मिलेगा। नॉर्मल इसलिए मिलता है कि एसटी डिप्रेशन तभी आपको मिलेगा जिस समय पेन हो रहा है, तो ड्यूरिंग स्ट्रेस या ड्यूरिंग पेन। क्योंकि पेन आपका 4-5 मिनट 15 मिनट में अगर सही हो गया, आप उस समय आराम से ईसीजी करा रहे हो, तो आपका ईसीजी नॉर्मल होगा। ठीक। इसी तरीके से अनस्टेबल एंजाइना में आ जाओ। अनस्टेबल एंजाइना अगर है तो ये आपका एक तरीके से एमआई की शुरुआत है, और एसटी डिप्रेशन के साथ साथ टी वेव इन्वर्जन भी मिलेगा। और अगर प्रिंज मेटल एंजाइना है तो यहाँ पे ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन। ट्रांजिएंट का मतलब थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये ईसीजी में यही प्रॉब्लम है कि ड्यूरिंग पेन ही आपको जो है ईसीजी फाइंडिंग्स मिलेंगी, ड्यूरिंग पेन। अदरवाइज आपका ईसीजी क्या होगा? नॉर्मल होगा। ठीक। अब दूसरा तरीका क्या है? क्योंकि अगर आपका नॉर्मल आ रहा है तो दूसरा तरीका क्या है? तो हम लोग ईसीजी, एक दूसरा ईसीजी करते हैं, है ना, वो है स्ट्रेस टेस्टिंग। और ये जो ईसीजी है इसको बोलते हैं ट्रेडमिल ईसीजी। ये ट्रेडमिल बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोग जिम में ट्रेडमिल आपने देखा होगा, साइकिल चलाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, एक मोटर लगी रहती है जिसपे हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं। तो पर्पज क्या होता है कि हमने उस पे मरीज को दौड़ा दिया, उसका पूरा तरीका होता है, वो डिटेल हम सब बाद में कभी बताएंगे। क्योंकि मेरा पहला उद्देश्य ये है कि आपको एंजाइना का बेसिक एक बार मैं बता दूं। बेसिक का मतलब है व्हाट इज द एंजाइना, टाइप्स ऑफ एंजाइना, देन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना, देन क्लिनिकल फीचर ऑफ एंजाइना, देन इन्वेस्टिगेशन, एंड देन ट्रीटमेंट। तो एक पहले आपका खत्म हो जाए, क्योंकि अगर मैं डिटेल बताऊंगा तो फिर बहुत बोरिंग हो जाता है, तो पहले जल्दी से मैं खत्म करके बेसिक आपको बता दूं। और ये आपको जो मिनिमम याद रखना है वो आप लोग समझ जाएं, फिर इसको 2-3 दिन, जितने दिन मन करेगा उतने दिन आपको मैं खींच खींच के पढ़ाता रहूंगा। तो ट्रेडमिल ईसीजी एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट है आपका ये, और उस पे हम लोग दौड़ा देते हैं ट्रेडमिल पे। और जब आप दौड़ाओगे तो आपको पेन हल्का सा फील होगा, और एसटी डिप्रेशन अब रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर 1 मिलीमीटर से ज्यादा एसटी डिप्रेशन आता है तो इसका मतलब एंजाइना पक्का हो गया। लेकिन अगर ईसीजी आपका नहीं आ रहा है इनकॉन्क्लूसिव, अगर ईसीजी से कंफर्म नहीं हो पा रहा है, और आपको फिर भी डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये एंजाइना ही है, तो ये दो और टेस्ट है, इनके नाम नाम याद कर लो। स्ट्रेस इको या न्यूक्लियर परफ्यूजन स्कैन। इनकी डिटेल बाद में हम लोग बात करेंगे।
ठीक है। तो ये आपका, अगर ईसीजी आपको नहीं आ रहा लेकिन आपको लग रहा है कि एंजाइना है, तो ये एक टेस्ट हम लोग और करा सकते हैं। ठीक है। अब आप देखो, गोल्ड स्टैंडर्ड, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, फर्म कर दे कि एंजाइना है। और ये सभी को पता है, री एंजियोग्राफी। एंजियो का मतलब आप समझ ही रहे हो, ब्लड वेसल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैथेटर डाल देते हैं हम लोग, कैथेटर इंसर्ट इन कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। और फिर हम लोग उसको जो है ना, एक्सरे करके उसकी मॉनिटरिंग कर लेते हैं, डाई वगैरह डालते हैं, इसकी डिटेल भी हम बताएंगे। और उससे ये दिख जाता है कि हमारी कोरोनरी आर्टरी कितनी ब्लॉक है। इसमें तो सीधे सीधे, क्योंकि डॉक्टर देख ले रहा है एंजियोग्राफी में, है ना, इसको आप लोग सेल्फ रीड भी कर लेना, सेल्फ रीड। ठीक है, क्योंकि ये सब कॉमन प्रोसीजर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। और इससे बिल्कुल पक्का पता चल जाता है कि ये एंजाइना है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है। ये मॉनिटर पे दिख जाती है, डाई वगैरह डालते हैं वहां पे दिख जाता है। ठीक है। अब आप आ जाओ, नेक्स्ट एक लास्ट टेस्ट हम लोग और कराते हैं, वो है कार्डियक बायोमार्कर का। कार्डियक बायोमार्कर में हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। पहला है हमारा ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। इसको कई बार हम लोग शॉर्ट में ट्रॉप टी बोलते हैं, ट्रॉप टी। और दूसरा है सी के एम बी, किटनिन काइनेज एम बी, सी के एम बी। ये जो दोनों एंजाइम्स हैं, ये दोनों एक्चुअली यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोटिस कर लो। दे एलिवेटेड लेवल, एलिवेटेड लेवल सजेस्ट मायोकार्डियल टिश्यू नेक्रोसिस। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी हमारी हार्ट मसल डैमेज होती है, कार्डियक मसल डैमेज होती है, उसके डैमेज से ये दो चीजें निकलती हैं, सीकेएमबी और ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। तो जब भी नेक्रोसिस होगी, मायोकार्डियल टिश्यू नेक्रोसिस, तो ये दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। और अगर ये दोनों चीजें बढ़ गई, तो ये मतलब है ना, कि मे बी एमआई, मायोकार्डियल इंफाक्शन का अटैक है। क्योंकि एंजाइना की अगली कहानी, अनस्टेबल एंजाइना की अगली कहानी क्या है, एमआई। एमआई में भी सिम्टम लगभग सेम होते हैं, थोड़े इससे सीवियर होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं, लगभग मिलते जुलते होते हैं। तो टू रूल आउट, ये हमने क्यों कराया है, ये टेस्ट क्यों कराया है, टू रूल आउट एमआई, कि ऐसा तो नहीं है कि इसको टिश्यू नेक्रोसिस हो गई है, इतनी ज्यादा इस्कीमिया हुई है कि इसको वो एंजाइना न होके एमआई का पहला हल्का अटैक था। तो इसलिए एंजाइना के लिए ये नहीं कराते हैं, बल्कि ये एमआई को रूल आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है। और इसीलिए अगर केवल एंजाइना का पेशेंट है, तो इट्स लेवल इज नॉर्मल, तो नॉर्मल इन स्टेबल एंजाइना, ये बढ़ा हुआ नहीं होगा। ना हो बढ़ा हुआ तो अच्छा है, बढ़ा हुआ है इसका मतलब उस मरीज को एंजाइना ना होके क्या हो गया है, एमआई हो गया है, हार्ट अटैक है वो। राइट। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। तो एंजाइना के ट्रीटमेंट में जो हमारे गोल्स हैं, वो तीन गोल हैं ट्रीटमेंट के। पहला, कि हम सिम्टम रिलीव कर दें मरीज की जो प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, कि एमआई का अटैक ना हो, प्रोवेंट प्रोग्रेशन टू एमआई। क्योंकि एमआई का अटैक अगर पड़ गया तो बचाना भी मुश्किल होता है। 50 से 70% मरीज मॉर्टेलिटी डेथ हो जाती है एमआई के फर्स्ट अटैक में। और एंजाइना के मरीजों को एमआई के अटैक के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट एम है कि एमआई का अटैक ना पड़ने पाए, और किसी तरीके से हम मरीज को जिंदा रखें, इम्प्रूव सर्वाइवल। तो ये तीन मेन हमारे गोल हैं। अब
इसमें जो सबसे पहला है और जो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, है ना, वो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। एंजाइना का मरीज हो, लिपिड का मरीज हो, वो जो मैंने पढ़ाया है आपको वही बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड है। स्मोकिंग आपको रोकनी है, वेट कम करना है, एक्सरसाइज डेली करनी है, हेल्दी डाइट खानी है, फैट कम खाना है, फाइबर ज्यादा करना है, डायबिटीज कंट्रोल करनी है, हाइपरटेंशन कंट्रोल करनी है, और एलडीएल जो मेनली है आपको, एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड हमने बताया था, ये आपको कम करने हैं। ये बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट है अगर जिंदा रहना है। दवाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सारी चीजें हैं, और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या आता है, एंटी एंजाइनल मेडिकेशन। कौन कौन से मेडिकेशन हम लोग दे सकते हैं? तो सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट मेडिसिन हम लोग आपको बता रहे हैं, है ना, वो है एक तो नाइट्रेट और दूसरी बीटा ब्लॉकर। ठीक है। नाइट्रेट्स में अभी हम लोगों ने बात करी थी नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट, या डाई नाइट्रेट। मोनोनाइट्रेट भी देते हैं, डाई नाइट्रेट। इनके बहुत सारे सॉल्ट हैं, उनकी फोटोग्राफ हम खींच के आपको बाद में दे देंगे। तो नाइट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंजाइना का जो मेन फर्स्ट लाइन ड्रग आप बोल सकते हो, राइट। तो फर्स्ट लाइन में लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट लाइन। अब इसमें अगर आप देखो, तो एक तो मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले कि इमीडिएट रिलीफ में हम लोग क्या करते हैं, सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और इससे क्या होता है कि रिलीव इन 3 मिनट्स, रिलीव विद इन 3 मिनट। ये डायग्नोस्टिक भी होता है, क्योंकि अगर 3 मिनट में आराम मिल गई तो एंजाइना पक्का है। दूसरा, नाइट्रेट काम कैसे करती है, तो अभी मुझे पता है आप लोग नहीं समझ पाओगे, और मैं एक काम करूंगा, मैंने ये फार्मा में भी पढ़ाया है आपको नाइट्रेट्स की, और ये तो मैं फार्मा का जो लेक्चर है उसका यूट्यूब आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग एक बार वो भी देख लेना, राइट। तो आपको, क्योंकि फार्मा में मेनली ड्रग्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल में सब चीजें आपको बताई हैं, तो जैसे ही वो और ये लेक्चर आप कंबाइंड करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी नॉलेज हो जाएगी, अच्छी पकड़ आ जाएगी, सब चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी। ठीक है। बाकी मैं मेडिसिन की क्लास में भी आपको पढ़ाऊंगा, बता दूंगा। तो आज लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बस बता रहा हूँ। तो नाइट्रेट क्या करती हैं, नाइट्रेट वैसो डायलिटेशन करती हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं। और यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, नहीं लिखा हुआ है, मेनली वीनो डायलेटर, ये वेन को डायलेट करती हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, तो ये मेनली वेन को डायलेट करती है। और वेन डायलेट होने से प्री लोड कम हो जाता है। अब ये पता होगा बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारों को नहीं पता होगा। फिजियो में भी पढ़ाया जाता है, पैथो में भी हम पढ़ाते हैं, फार्मा में भी पढ़ाते हैं। तो जब वेन डायलेट हो जाएगी तो जो हार्ट में ब्लड जा रहा है वहां पे ब्लड कम हो जाएगा, प्री लोड कम हो जाएगा। और जब हार्ट में ब्लड कम हो जाएगा तो हार्ट की मेहनत कम हो जाएगी, मेहनत कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, तो डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। अब आपको समझ में आया? तो जैसे ही ऑक्सीजन डिमांड कम होगी वैसे ही क्या हो जाएगा, पेन रिलीव हो जाएगा। तो नाइट्रेट कैसे पेन रिलीव करते हैं, ये वेन को डायलेट करके, प्री लोड को कम करके, ऑक्सीजन की डिमांड को कम करके पेन को रिलीव करते हैं। ये नाइट्रेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। दूसरा हमारा बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर कैसे काम करते हैं, तो आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो हैं, है ना। एक हमारा क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इन दोनों में एक बैलेंस है। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपका, ये फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है, फाइट एंड फ्लाइट। और ये क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मतलब सारे ऑर्गन में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। लेकिन अब आप देखो, है ना, आप जब आराम कर रहे होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक काम करता है, और फाइट एंड फ्लाइट के समय पे जब आपको कोई स्ट्रेस है तो सिंपैथेटिक काम करता है।
राइट। इसीलिए जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो हार्ट रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब आप आराम करते हैं तो हार्ट रेट क्या होती है, कम हो जाती है। इसी तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के समय में कॉन्ट्रेक्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, जब आप आराम कर रहे होते हैं। ठीक है। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, बीटा ब्लॉकर इसको ब्लॉक करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ये आपको याद रखना है। तो बीटा ब्लॉकर क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करता है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो आपका ये जो हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी है ना, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी कम हो जाएगी। और जब ये कम हो जाएगी तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। और जब आपकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, यही बात देखो यहाँ पे लिखी होगी। तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को कम करते हैं, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं, और पेन को कम करते हैं। ये भी हमारी फर्स्ट लाइन फॉर स्टेबल एंजाइना, ये भी हमारी फर्स्ट लाइन है। ठीक है। सारी पॉइंट, सारी लाइनें मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सारी लाइनें पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो अभी बस थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा, वो आप थोड़ा थोड़ा पहले याद करना है। और इसमें जो दवाइयां हैं बीटा ब्लॉकर, एटिनोलाल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, ये मैंने पहले बताया था, लॉल लगे रहते हैं इनमें। तो एटिनोलाल, मेटोप्रोलॉल एंड बिसोप्रोलॉल, ये भी याद कर लेना आप लोग। ठीक है। थर्ड टाइप की जो दवाइयां हैं वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये भी लास्ट लेक्चर में शायद हाइपरटेंशन में मैंने आपको पढ़ाया था। डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स, याद आया, ये मैंने पढ़ाया था। एम्लोडिपिन एंड निफिडिपिन, ये भी एंजाइना में देते हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और ये अभी हमने कल भी बताया था कि फ्रिंज मेटल एंजाइना में ये वैसो डायलिटेशन कराते हैं। ठीक है। कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। और चौथी एक है आपकी रेनोलाजिन, रेनोलाजिन। ठीक है। ये जो है रिड्यूस मायोकार्डियल इस्कीमिया विदाउट अफेक्टिंग हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। तो ये चार दवाइयां आपको याद रखनी है, आप लोग याद कर लेना। इनकी डिटेल हम लोग कल पढ़ेंगे। एक तो हमने बताया नाइट्रेट, जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन। दूसरी बीटा ब्लॉकर, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करके ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देती है, ये देते हैं। तीसरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी हमारी, ये मेनली वैसो डायलेटर है। ये कौन सी है, ये आर्टीरियोलर डायलेटर है, आर्टीरियोलर डायलेटर। ऊपर जो हमने बताया था नाइट्रेट, वो वेनो डायलेटर थी, वो वेन को करती है, ये आर्टरी को डायलेट करती है। और वो प्री लोड को कम करती है, ये आफ्टर लोड को कम करती है। अब ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, वो मैं बताऊंगा तब आएगा समझ में। और फार्मा का लेक्चर देखोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है। तो आपको फिलहाल ये चार दवाइयां याद करनी है एंजाइना में। नाइट्रेट हो गई, बीटा ब्लॉकर हो गई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए, और चौथा आपकी रेनोलाजिन हो गई। राइट। साथ में यहीं पे आप लोग देख लो, स्टैटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिन लोगों को एंजाइना है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो कहीं ना कहीं उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो हमने कौन सी बताई थी आपको, हाई इंटेंसिटी इंटेंस स्टैटिन आपको देने हैं। दो हैं इसमें आपको, जो आपको पता है, एक एटोरवा और दूसरा रोजुवा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। और टारगेट अगर एंजाइना किसी को हो गया है तो हमारा टारगेट है कि एलडीएल को हम लोग 55 से कम रखें। डायबिटीज में हमने आपको बताया था, डायबिटीज के पेशेंट हैं तो डायबिटीज में 70 से कम रखना है। तो ये आपको याद होना चाहिए, स्टैटिन की हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अब हमारा एक और यहीं पे अभी बताया दे रहा हूँ, कल फिर जब डिटेल पढ़ाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, कि हार्ट अटैक ना पड़ने पाए। तो कल हमने बताया था कि हार्ट अटैक में क्या होता है, कि कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पे थ्रोम्बस बनने लगता है, क्लॉट बनने लगता है। तो क्लॉट ना बनने पाए इसके लिए हमें दो दवाइयां देनी पड़ती हैं, ये आपको याद कर लेनी है। एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रेल, एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रेल। तो एस्प्रिन को आप लोगों को याद होगा
है ना, कई सारे बच्चों को पहले से पता होगा। इसको हम लोग ब्लड थिनर भी बोलते हैं, ब्लड को पतला करने वाला। ठीक है, तो ब्लड थिनर भी बोलते हैं। तो एस्पिरिन हम लोग देते हैं और क्लोपिडोग्रेल, ये प्लेटलेट का क्लॉट नहीं बनने देते। इसकी वजह से क्या होगा, एमआई का जो है हमारा अटैक नहीं पड़ेगा। ठीक है। और अगर बाई चांस हाइपरटेंशन या डायबिटीज है किसी को, तो हम लोग एसीई इनहिबिटर्स देते हैं। ये मैंने पढ़ाया था जब आपको हाइपरटेंशन पढ़ा रहे थे। तो ये तीन कंडीशन आपको और याद रखनी है, राइट। जल्दी से 2 मिनट में मैं और खत्म कर दूंगा। 2 मिनट में आप ये देख लो कि अगर आपका मेडिकल थेरेपी फेल हो रही है और बहुत सीवियर केस है, तो दो सर्जरी आपको याद रखनी है। वन इज पीसीआई। व्हाट इज द पीसीआई? परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट डाल देते हैं जिससे कि ब्लड सप्लाई हमारी मेंटेन हो जाती है। तो जहां पे हमारा ये कोलेस्ट्रॉल जमा होता है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट इस टाइप के आते हैं, यूं। तो ये कोरोनरी आर्टरी को डायलेट रखते हैं और हमारा ब्लड फ्लो को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो स्टेंटिंग आप लोग समझ लो। दूसरा जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, है ना, कहते हैं बाईपास करा लिया, बाईपास करा लिया। ये बाईपास ऑपरेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसमें हम उतनी कोरोनरी आर्टरी को काट के वहां पे ग्राफ्ट लगा देते हैं, कोई दूसरी आर्टरी का कोई पार्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बाईपास ग्राफ्टिंग है। ठीक है, इसको हम लोग, ऊपर वाला जो है, ये हम लोग सिंगल या डबल वेसल डिजीज में यूज करते हैं। और ये ट्रिपल, अगर 3 कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हैं आपकी, ठीक है, उनकी ब्रांचेज और वो मिला के तो ट्रिपल वेसल बोलते हैं। तो उसमें हमें बाईपास करना पड़ेगा। लेकिन एक या दो हैं तो हम लोग स्टेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका खत्म हो गया। तो आपको याद रहेंगी चीजें, फिर से देख लो आप लोग। ट्रीटमेंट में 4 दवाइयां बताई मैंने। नाइट्रेट, ये वेन डायलेट करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर्टरी डायलेट करती है। नाइट्रेट प्री लोड कम करती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आफ्टर लोड कम करती है। तो एक आपको नाइट्रेट देना है और दूसरा आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है। एक बीटा ब्लॉकर देना है और चौथी आपको यहाँ पे रेनोलाजीन देना है। ठीक है, तो ये 4 दवाइयां याद रखनी है। एंटीप्लेटलेट में एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल देना है। ठीक है, स्टैटिन में आपको हाई इंटेंसिटी स्टैटिन देने हैं। और एसी इनहिबिटर आपको हम पढ़ा ही चुके हैं, ये भी देना पड़ेगा। ऑपरेशन में 2 ऑपरेशन है। ट्रिपल वेसल अगर है आपके, ट्रिपल वेसल, तो आपको बाईपास सीएबीजी करना है। और अगर आपका 1 वेसल या 2 वेसल है, तो आपको स्टेंट डालना है, पीसीआई विद इंट इंट स्टेंट। पीसीआई हम लोग बोलते हैं परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। तो ये एंजाइना का बेसिक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया एक ही दिन में। ये अगर एग्जामिनेशन में आता है, या ये इतनी चीजें हैं जो आपको शॉर्ट नोट्स की तरह हमेशा याद रखनी है। अगर आप इतना याद रखोगे, है ना, तो ये मोर देन सफिशियंट है। बाकी डिटेल हम लोग जो है कल बात करेंगे। डायबिटिक पेशेंट में एलडीएल 70 है बट स्टेटिन नहीं देंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? तो यही कॉम्प्लिकेशन है कि अगर डायबिटीज में हम लोग एलडीएल कंट्रोल नहीं करेंगे, तो एथेरोस्क्लेरोसिस और उसके बाद एंजाइना और उसके बाद एमआई होने का चांस क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्टेबल एंजाइना को क्योर कर सकते हैं क्या? तो नॉर्मली क्योर नहीं होता है, क्योंकि आपका क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुकी है। और अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है तो वो कोलेस्ट्रॉल वहां से हटता नहीं है। ठीक है, तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ती है। तो क्योर नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर कम है आपका, 30% 50% ब्लॉक है, और उसी समय से आप अपनी लाइफ स्टाइल बदल लो, खाना पीना एक्सरसाइज करना स्मोकिंग बंद कर दो, एल्कोहल बंद कर दो, तो आपका थोड़ा सा वहां पे वो डिजीज रुक जाएगी, आगे प्रोग्रेशन के चांस कम हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मली जब एंजाइना डायग्नोस होता है तो ऑलरेडी 70% से ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है। उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनी अदर क्वेश्चन? स्टेंट एक बार डाल देते हैं तो पड़ा रहता है कोरोनरी आर्टरी में, और वहां पे ब्लड क्लॉट ना होने पाए तो इसलिए लाइफ टाइम एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल दे देते हैं। तो स्टेंट कभी निकाल
नहीं जाते, वापस निकाले नहीं जाते। एक बार डल गया तो वो पड़ा रहता है कोरोनरी आर्टरी में। इसके बड़े अच्छे अच्छे वीडियो हैं यूट्यूब में, आप लोग ढूंढ के डालोगे ना कोरोनरी एंजियोग्राफी, और ये अगर मुझे होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो चलो मैं पूछता हूँ आप लोगों से जाते जाते। मेटोप्रोलॉल किस ग्रुप की ड्रग है? मेटोप्रोलॉल किस ग्रुप की ड्रग है? वेरी गुड, निश्चय, अनम, इनशा। बीटा ब्लॉकर, इट इज बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर किस नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करता है? नॉट एएनएस। एएनएस तो ब्रॉड टर्म हो जाएगा, एएनएस इज ब्रॉड टर्म। आपको बताना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, कार्बिडिलाल के बारे में बताएंगे, बीटा ब्लॉकर है कार्बिडिलाल भी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ब्लॉकर है, राइट। वेरी गुड। देन किसी वेनोडाइलेटर कौन सी है? वेनोडाइलेटर कौन सी है? नाइट्रेट्स। वेनोडाइलेटर कौन सी है? नाइट्रेट्स। नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रेट्स। ग्रुप अगर आप बोलेंगे तो पूरा ग्रुप नाइट्रेट कहलाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन इज ए वन मेडिसिन इन नाइट्रेट ग्रुप। वेनोडाइलेटर। वेनोडाइलेटर क्या कम करती हैं, प्रीलोड या आफ्टर लोड? फिलहाल अभी रट लो अगर नहीं समझ में आया है तो। प्रीलोड कम करती हैं, प्रीलोड। आर्टीरियोलर डायलेटर कौन सी होती हैं? आर्टीरियोलर डायलेटर कौन सी होती हैं? वेरी गुड, सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर आर्टीरियोलर डायलेटर। वेरी गुड। और वो क्या कम करती हैं, प्रीलोड या आफ्टर लोड? तो आर्ट आफ्टर लोड कम करती हैं, आफ्टर लोड कम करती हैं, राइट। तो आपकी तीन दवाइयां कौन कौन सी हो गई नाइट्रेट में जो हम लोग करते हैं, यूज करते हैं? एक नाइट्रोग्लिसरीन हो गई, यस। और पहली नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रेट ग्रुप आप कह सकते हो, नाइट्रेट ग्रुप हो गया। दूसरा? नहीं नहीं, ग्रुप बताने, तीन ग्रुप बताने हैं। चार मैंने बताए हैं, कोई तीन आपको बताने हैं। वेरी गुड, किसने लिखा है? हाँ, बहुत तेजी से सब लोग लिख रहे हैं, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो पहला ग्रुप है नाइट्रेट, दूसरा ग्रुप है बीटा ब्लॉकर, तीसरा ग्रुप है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनशा। ठीक है, तो तीन ग्रुप, और चौथी दवाई एक अलग से है। कोई याद है, किसी को याद हो पाई चौथी जो मैंने बताई थी? वेरी गुड, रेनोलाजिन। रेनोलाजिन। तो ये चार दवाइयां हो गई आपको जो याद रखनी है, राइट। वेरी गुड। कौन सा टेस्ट कराते हैं एमआई को रूल आउट करने के लिए? एंजाइना है या एमआई, इसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट कराते हैं? वेरी गुड, इनशा। ट्रॉप टी। ट्रॉप टी। अगर ट्रॉप टी बढ़ा हुआ है तो एमआई है, ट्रॉप टी अगर बढ़ा हुआ है तो मायोकार्डियल इंफाक्शन है, राइट। वेरी गुड। दूसरा कि अगर आपको एंजाइना डाउट है और मरीज को पेन नहीं हो रहा है तो फिर कौन सा टेस्ट कराएंगे? क्योंकि ईसीजी रेस्टिंग कंडीशन में नॉर्मल आ रहा है, तो कौन सा कराएंगे? स्ट्रेस ईसीजी। पहले स्ट्रेस ईसीजी। एंजियोग्राफी एक्चुअली थोड़ा सा टिपिकल प्रोसीजर होता है तो इतनी जल्दी नहीं कराते हैं। और आजकल क्या करते हैं कि पहले अगर ईसीजी से कंफर्म हो जाए तो आप कंफर्म कर लो, राइट। क्योंकि ईसीजी से अगर कंफर्म हो जाता है तो पहले कर लो। एंजियोग्राफी जब करते हैं तो दोनों चीज के लिए करते हैं, डायग्नोस्टिक भी करते हैं और थेरेप्यूटिक भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसी समय स्टेंट भी डाल देते हैं। तो डॉक्टर कहता है दो बार क्यों कराओगे, है ना, तुम ऐसा करो कि अभी तुरंत कराओ और उसी समय जो है हम स्टेंट भी डाल देंगे।
2D को भी करा सकते हैं, यस। ठीक है, तो इफ्ट्रेस ईसीजी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को काफी चीजें समझ में आ गई हैं, है ना। थोड़ा सा ट्रीटमेंट पार्ट आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन पार्ट पढ़ लिया। ठीक है, तो चलो बाकी फिर हम लोग कल और बात करेंगे। ओके। आप लोग ये ग्रुप के लिंक शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले और भी ज्यादा बच्चे करें। ठीक है। तो अभी आज भी 33 हैं, हम लोगों का गोल है कि हम लोग 50 पूरे कर लें, हाँ। चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।